The next topic today is standard electrode potential. क्या होता है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिससे हम बाकी किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बुलाएंगे? स्टैंडर्ड। ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? हमने कल दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स करे थे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? जिसमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? जब हम लोग एक किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसपे हम लोग एक ई नॉट वैल्यू, आपने देखा था कि हम सेट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो पोटेंशियल है या ईएमएफ है उसको हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू देते हैं जिसके बेसिस पे हम बाकियों का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। एंड दिस फॉर दिस हम लोग क्या लेते हैं? वी टेक हाइड्रोजन एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो दैट इज नोन एज शी। Okay, standard hydrogen electrode, or it is also known as normal hydrogen electrode, NHE, normal hydrogen electrode। बहुत ही सिंपल सा इसका सेटअप रहता है। It consists of a beaker, और इस बीकर के अंदर हम लोग 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। 1 मोलर स्टैंडर्ड के लिए हमने कल किया था कि हमेशा जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 1 मोलर। तो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन हम लेते हैं इसमें, और एक सील्ड ग्लास ट्यूब, इस तरह से एक सील्ड ग्लास ट्यूब जिसके अंदर सस्पेंडेड रहती है एक प्लैटिनम वायर, और उस प्लैटिनम वायर के नीचे हम लोग एक प्लैटिनम फॉइल जो है, दिस इज नोन एज, दिस इज द एक्टिवेटेड प्लैटिनम फॉइल, यहां पे रिएक्शन हमारी होगी, ठीक है। दिस इज द साइट ऑफ द रिएक्शन। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली हमने इसमें हाइड्रोजन को बबल करना है, तो हाइड्रोजन को बबल करने के लिए एक कवरिंग हम इस तरह से दे देते हैं, ये ओके। तो कंटिन्यूसली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि हम यहां से हाइड्रोजन बबल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इधर ये जो है दिस इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोड, सो दिस इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द बैटरी। इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं, अगर हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेटअप करना है तो इसको हम प्लेस कर सकते हैं या एनोड पे, या हम इसको प्लेस कर सकते हैं एट कैथोड, एनी ऑफ द टू, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन अ नोट ऑन दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड consists of a platinum wire, consists of a platinum wire sealed in a glass tube and attached to a platinum foil. This platinum foil, behaves as the site of reaction. It is dipped into 1 molar HCl, aqueous HCl solution, dipped into 1 molar aqueous HCl solution and pure hydrogen gas
pure hydrogen gas at 1 atmosphere, pure hydrogen gas at 1 atmosphere is bubbled continuously into the solution. Now I said that the standard hydrogen electrode can behave both as cathode and anode. So if standard hydrogen electrode behaves as cathode, तो cathode भी क्या होती है? Reduction. H positive ions gain one electron to give us hydrogen, and hydrogen plus hydrogen to give us H2. Okay, so H positive that is going to be converted into H2, और यहाँ पे हमें ये हाइड्रोजन के बबल्स नजर भी आते हैं जो कि एस्केप हो रहे हैं जब हम इसको एज कैथोड लेते हैं. ठीक है, और अगर ये बिहेव करता है एज एनोड, तो ये जो हाइड्रोजन गैस हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे बबल कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? This hydrogen that is going to lose electrons, hydrogen gets oxidized and give us 2H positive ions, right? So इसको हम, as I just told you, it can be taken as both what? As cathode or as anode. और इसका जो major application होता है, that is to calculate the standard electrode potentials of various metals. ठीक है, एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं. What is the example over here? That हमको find करना है electrode potential for zinc. ठीक है, so let's say that we are placing this thing at the anode. The SHE is taken as the anode. ठीक है, जब हम SHE as एनोड लेते हैं तो हमें ये पता है कि E0 सेल that is equal to E कैथोड माइनस E एनोड. ठीक है, तो अगर हम इसको as एनोड ले रहे हैं और हम बोलते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है that is always equal to 0. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू that is always equal to 0. ठीक है, तो अगर हमने इसको एज एनोड लिया तो ये क्या आ जाएगा? E कैथोड माइनस 0. ठीक है, जब हम मेजर करते हैं E0 सेल इन द गैल्वेनोमीटर तो उसकी जो वैल्यू आती है that is equal to minus 0.76. So that means कि E कैथोड that is equal to minus 0.76. तो E0 for Zn2 positive 2Zn that is equal to minus 0.76. ठीक है, उसी तरह से हम कॉपर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Okay, again we are placing this SHE as anode. हमारे पास E0 cell that is equal to E cathode minus E anode. ठीक है, the reading on the galvanometer that comes to 0.34. ठीक है, E cathode minus 0, तो इसका मतलब E cathode क्या आ गया? 0.34. तो जो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है that is equal to 0.34. So this is how the standard electrode potential that is used. Clear हो गया? Then we come to the next topic which is very important, electrochemical series. डिफाइन करो पहले इसको. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is the arrangement of elements in order of increasing electron
electrode potentials. In order of increasing electrode potential values. ठीक है, सो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो सबसे नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो आएगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है. ठीक है, सो सबसे जो कम है that is for lithium and E naught that comes to minus 3.05 volts. ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम के बाद जो नेक्स्ट आता है that is potassium with E naught value of minus 2.93. राइट, पोटेशियम के बाद आता है सीजियम with E naught value of minus 2.92 volt. राइट, फिर उसके बाद आएगा बेरियम with the E naught value of minus 2.91. इस तरह से आप देख रहे हो कि माइनस 3.05 सबसे कम वैल्यू हो गई, इंक्रीजिंग वैल्यूज चली हुई है. सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दैट कम्स हाइड्रोजन. विद E naught वैल्यू ऑफ 0 volts. ठीक है, और उसके बाद फिर पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव Ag to Ag positive, sorry, Ag positive to Ag, right, with the E naught value of 0.10, and so on. और सबसे टॉप ऑफ द सीरीज पे जो है that is फ्लोरीन. इसके आगे बहुत सारे एलिमेंट्स और सबसे टॉप ऑफ द सीरीज पे इज फ्लोरीन with a value of 2.87. ठीक है, अब होना क्या है कि यहाँ लिथियम जो है वो सबसे नीचे with highest value, the lowest value for reduction potential, और सबसे ऊपर फ्लोरीन the highest value of reduction potential. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस क्या हैं? The first application is it tells us about oxidizing and reducing nature of elements. Right? तो इसमें आपने याद रखना है कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होगी उतना ही बेटर वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ठीक है, मोर द नेगेटिव वैल्यू बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो अगर वो नेगेटिव वैल्यूज की ज्यादा है तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो इसका मतलब वो सेल्फ क्या हो रहा है, इजीली ऑक्सीडाइज. तो लिथियम जो है दैट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ को जाते रहते हैं वैसे वैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा वो कम होता रहेगा और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो बढ़ता रहेगा. ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट lithium is the best reducing agent. ठीक है, second, more the positive value
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब वो सेल्फ रिड्यूस इजीली हो रहा है। अब यहाँ पे फ्लोरीन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, सो देयरफॉर फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाते रहते हैं वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती रहती है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती रहती है। हैव यू अंडरस्टूड? तो अगर हम कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करें कॉपर जिसकी वैल्यू है 0.34, ठीक है, और हम कंपेयर करें इसको Ag के साथ जिसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट। ठीक है, सो इन दिस केस बेटर ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा? सिल्वर। और बेटर रिड्यूसिंग कौन सा होगा? कॉपर। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कॉपर को जिंक के साथ, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जिंक। और बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? कॉपर। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है, it helps us to calculate E naught cell. Second application is E naught cell. ठीक है, अब E naught cell हमने पहले भी पढ़ा कि E naught cell that is equal to E cathode minus E anode. Okay, and we also know कि कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो मतलब इसका क्या हुआ कि कैथोड पे अगर रिडक्शन हो रही है तो वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, है ना, और एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो सेल्फ रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम लोग ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे। कैथोड की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा बड़ी रहती है और एनोड की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा छोटी रहती है। तो आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है कॉपर की वैल्यू which is equal to 0.34, ठीक है, और आपको दिया है लेट्स से जिंक की वैल्यू which is equal to minus 0.76 volt। ये आपको ऐसा क्वेश्चन आता है and you have to calculate E naught cell। तो E naught cell that is equal to E cathode minus E anode। अगर वहां पे कंफ्यूज हो गए कि कैथोड किसको लेना है और एनोड किसको, तो कैथोड की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? E cathode that is equal to 0.34 minus 0.76, ठीक है, that comes to 1.1 वोल्ट। और अगर आपको दिया है अगेन कॉपर 0.34 और आपको दिया है Ag 0.80, सो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। फिर से बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? 0.80 माइनस 0.34, that comes to 0.46। Have you understood? So इस तरह से आपको E naught सेल जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। Got it?
थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन इज इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द feasibility of the reaction. It helps us to predict the feasibility of the reaction. अब feasibility of the reaction कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको कल भी बताया था कि only those reactions are feasible which have E naught cell की value as positive. अगर E naught सेल नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है. ठीक है, क्लियर हो गया? एंड फोर्थ इज इट हेल्प्स अस टू सी वेदर हाइड्रोजन इज लिबरेटेड when a metal reacts with an acid. ठीक है, अगर हम मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या हाइड्रोजन लिबरेट होता है? वो कैसे पता चलेगा? कि all those metals which lie below hydrogen, मतलब जिनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, सिर्फ वही हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं. जिनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते. तो अब जैसे जिंक हम लेते हैं तो जिंक की अगर हम रिएक्शन करें किसी भी एक एसिड के साथ Zn+H2SO4 सपोज कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा. सिमिलरली अगर हम सोडियम लेते हैं और उसको हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम की भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस में है ना, इससे ऊपर आती है वो, दैट इज आल्सो इन माइनस. तो दैट विल आल्सो गिव अस व्हाट? ठीक है, बट अगर हम कॉपर को रिएक्ट करें किसी एसिड के साथ, देयर इज नो रिएक्शन, हाइड्रोजन विल नॉट बी लिबरेटेड अगर H2SO4 के साथ हम रिएक्ट करते हैं कॉपर को, बिकॉज कॉपर की जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव. सिमिलरली सिल्वर भी नहीं करेगा, सिमिलरली गोल्ड भी नहीं करता है, प्लैटिनम भी नहीं करता है. ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी तक हम सारे में E नॉट सेल कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम करेंगे E सेल. राइट, E सेल क्या हुआ कि हमने कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है अदर देन 1 मोलर, तो जब उस पे हम E सेल क्या कहते हैं उसको, EMF कैलकुलेट करते हैं, उसे हम E सेल बुलाते हैं. ठीक है, सो उसके लिए हम एक इक्वेशन करेंगे. टॉपिक हमारा है डिपेंडेंस ऑफ EMF on concentration Nernst equation. Very very important. Nernst equation. This is very very important topic. इसमें से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड्स का आ सकता है, या इक्वेशन लिखने को आ सकती है, या एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है. ठीक है, सो नर्स्ट जो था, ही वाज द साइंटिस्ट जिसने हमें EMF कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बताया. ओके, तो उसने क्या बोला कि जब भी हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे राइट, दिस इज द मेटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जितने भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है टू गो इनटू द सॉलिड स्टेट. तो नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए क्या बोलती है कि अगर हमको इसका E सेल कैलकुलेट करना है, दिस इज Mn पॉजिटिव एट एनी
कॉन्सेंट्रेशन, तो ई सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log of concentration of metal in the solid state upon concentration of metal in the aqueous state. ठीक है, अब यहाँ पे E सेल हो गया EMF ऑफ द सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, E नॉट सेल हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि आप EMF जो कैलकुलेट करोगे E कैथोड माइनस E एनोड से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। R गैस कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ R इज टेकन टू बी 8.314, T is the temperature, N is the number of electron exchange and F that is 1 Faraday of electricity. ठीक है, जब हम concentration लेते हैं इसकी in the solid state that is always taken as 1. Clear? तो जब हम इसको लिखेंगे, let's say कि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या लेते हैं हम? रूम टेम्परेचर। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ई सेल क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 8.314 आर की वैल्यू, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 आ गया, ठीक है, अपॉन एन 1 फैराडे दैट इज इक्वल टू 96500 log of, this is always taken as 1 in the solid state, n positive, ठीक है। तो जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log of 1 upon concentration of M in the aqueous state. Have you understood? तो अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखने को आ रही है कि राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रोड सिस्टम ओनली, तो उसको आपने इस तरह से लिखना है। पर जनरली आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या देखा है कि देयर आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स व्हिच वी आर टेकिंग, तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ई सेल दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log of concentration of anode upon concentration of cathode, right? अब कैसे पता चलेगा कि एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है? जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक किसी भी सेल की, तो एनोड कहाँ आता है? लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड आएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने लेनी है, और राइट हैंड साइड पे कैथोड आएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने लेनी है। पुट डाउन द वैल्यूज। क्यों मैं यहाँ पे 0.059 ही यूज कर रही हूँ? बिकॉज जनरली हम लोग जो ये रिएक्शंस करते हैं एक सेल की, दे आर ऑलवेज डन ऑन रूम टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर हो गया?